गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विवेक शर्मा आप सबके सामने वापस से लेकर के आया हूँ एसी थ्योरी का हमारा पार्ट 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था एसी थ्योरी क्या, एसी अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, और उसकी कई जो उससे रिलेटेड जो टर्म्स थी, जैसे कि आपके फ्रीक्वेंसी हुई, आपके जो पीरियडिक टाइम जो होता है, आवर्तकाल, एम्पलीट्यूड, आयाम जो होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है आपकी तात्कालिक मान जिसे हम कहते हैं, शिखर वैल्यू, पीक वैल्यू, क्रेस्ट वैल्यू के बारे में, आदि के बारे में मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो साइन वेव जो होती है, इसके जो आगे के जो टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो हमारे साइन वेव होती है वो क्या होती है। तो साइन वेव दोस्तों, इसकी जो पर्टिकुलर जो एक डेफिनेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताई है, और यह है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होती है हमारी अल्टरनेटिव एसी करंट या वोल्टता के जो फेज़ कोण होते हैं, फेज़ एंगल्स जो होते हैं, उनके जो साइन वैल्यूज़ होती है जब समय अक्ष पर, तो उनके द्वारा जब समय अक्ष पर एक वक्र तैयार किया जाता है जिसे हम साइन वेव कहते हैं या ज्या वक्र कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर पूछ सकता है ज्या वक्र किसे कहते हैं। उसके बाद में हम जो है बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के कुछ जो 2 पॉइंट है जो मैंने नोट किए बाद में, कि मैं भूल गया था उस वीडियो में बताना, वो मैं आपको बता दूं। जो पूछे जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो अभी जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, लेकिन पहले जो इसका मात्रक था वो होता था इसका साइकिल्स प्रति सेकंड। पहले जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता था दोस्तों वो होता था साइकिल्स प्रति सेकंड, मतलब कि C पर S। साइकिल पर सेकंड होता था इसका मात्रक सर। अब हम आते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इसका RMS वैल्यू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। RMS वैल्यू है क्या? इसे हम RMS वैल्यू जो होता है इसे हम प्रभावी मान भी कहते हैं। RMS वैल्यू की फुल फॉर्म होती है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एक्चुअली होता क्या है, जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो है अल्टरनेटिव एसी करंट है या वोल्टेज का जो मान जो होता है वो हर क्षण, हर पल पल जिसे हम कहते हैं परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसकी जो मापन और गणना है उसका प्रभावी मान ही उसका प्रयोग में किया जाता है। जो वोल्टेज और करंट जो होता है उनका प्रभावी मान ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रभावी मान ही प्रयोग में किया जाता है, और ये जो प्रभावी मान होता है इसी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू। या हम इसकी अगर परिभाषा देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि एसी का वह मान जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उतने ही समय के अंदर DC द्वारा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों IRMS जो होता है करंट का रूट मीन स्क्वायर, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है जो मैंने दे रखा है यहाँ पर आप लोगों को। ये जो है IRMS बराबर √I1 + I2 + I3 प्लस जो इसके पद हैं वो डिवाइडेड बाई पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो है I1, I2, I3 क्या है, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये एसी विद्युत धारा का किसी भी क्षण मापा गया मान होता है जिसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो IRMS हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तात्कालिक मान जो होते हैं उनका वर्ग करके उनका
वर्ग करके और उनका औसत निकालना होता है IRMS वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने जितने भी तात्कालिक मान थे इसके सभी तात्कालिक मानों का हमने जोड़ा, उनका वर्ग किया तथा उनका औसत निकाल दिया यहाँ पर। तो औसत निकालने के बाद में जो IRMS वैल्यू जो आएगी हमारी वो आती है दोस्तों 0.07 I मैक्सिमम, ये हमारी IRMS वैल्यू होती है। सेम इसी तरह से हम ERMS वैल्यू भी निकालते हैं, जिसे हम वोल्टेज की जो RMS वैल्यू कहेंगे। और आप लोग जानते ही हैं जैसे कि AC जो होते हैं उसकी दो राशियां होती है, जिन्हें दो प्रत्यावर्ती राशि जो होती हैं वोल्टेज और करंट होते हैं। तो दोनों का सेम मैटर है IRMS में। और एक चीज़ और, जितने भी जो विद्युत मापक यंत्र वगैरह होते हैं उनमें सभी में जो वैल्यू हमें डिनोट होती है वो जो RMS वैल्यू ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही हमें डिनोट होती है। जो भी हम मान मापते हैं उसे रूट मीन स्क्वायर में ही मापते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। इसमें जो एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है या वोल्टेज है, करंट या वोल्टेज आप कुछ भी ले लें, उसका जो आधा चक्र होता है भाई 1 सेकंड में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग AC द्वारा लगाए जाते हैं 50 चक्र, जिनमें से हमें 1 चक्र लेना है और उस एक का भी आधा चक्र ही हमें लेना है इसमें। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, या तो धारा या वोल्टेज दोनों में से किसी का भी एक आधे चक्र में लिए गए तात्कालिक मानों का, मतलब आधे चक्र के अंदर जो भी हम तात्कालिक मान लेंगे उन तात्कालिक मानों का औसत मान कहलाता है हमारा एवरेज वैल्यू। ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब इसमें हमने क्या किया, I1 + I2 + I3 + I4 I5, मतलब जितने भी आपके तात्कालिक मान हैं उन सभी का योग आधे चक्र के अंतर्गत सिर्फ, और डिवाइडेड बाई उसमें पदों की संख्या, जितने तात्कालिक मानों की संख्या है उतने का ही हम इसमें भाग दे करके औसत निकालेंगे। तो इसका IAV जो आता है, मतलब कि औसत मान, वो आएगा 0.637 × I मैक्सिमम। तो दोस्तों मैंने आधा चक्र का जो जिक्र किया था उसका मैं आपको बता दूं होता क्या है। इसमें एक साइकिल हमारी जो होती है 2 अर्धचक्र होते हैं किसी भी उसमें, हर एक चक्र में 2 अर्धचक्र होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक पॉजिटिव में होता है और एक नेगेटिव में होता है। इस वजह से इसमें अगर पूरे चक्र का हम औसत मान निकालते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो गणनाओं जिस भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उसमें हम एवरेज वैल्यू के लिए सिर्फ 0.637 मतलब कि अर्ध चक्र का ही औसत मान लेते हैं इसमें। तो अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो है पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर या शिखर मान जिसे हम कहते हैं, क्रेस्ट वैल्यू जो होती है। तो पीक फैक्टर क्या है? पीक फैक्टर होता है हमारे जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज, इन दोनों के ही शिखर मान जो होती है पीक वैल्यू और प्रभावी मान RMS वैल्यू का जो अनुपात होता है उसे ही हम कहते हैं पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, जैसे पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू जो है यहाँ पर ये जो है हमारी पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। तो अब इसी को अगर हम निकालें करंट के लिए, अगर PF निकाले, हम पीक फैक्टर निकाले या क्रैश फैक्टर निकालें, तो इसका फॉर्मूला हुआ I मैक्सिमम अपॉन IRMS। तो I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई IRMS हमने जो पढ़ा था अभी कि IRMS बराबर होता है 0.707 × I मैक्सिमम, जो हमारा वैल्यू निकल करके आई थी वो हमने यहाँ पर पुट की। उसके बाद में जो इसकी वैल्यू आई, जो फाइनल जो हमारा पीक फैक्टर निकला फॉर करंट के लिए,
वो है हमारा 1.414 और ये गाइस एकदम फिक्स है, ये हमेशा इतना ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। सेकंड है हमारा सेम इसी तरह से हमारा निकलेगा फॉर वोल्टेज के लिए। तो जब हम वोल्टेज के लिए हम इसे निकालेंगे सेम उसी प्रोसेस से निकलेगा और इसका जो पीक फैक्टर है वो भी सेम आएगा। इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चाहे वोल्टेज के लिए हो चाहे करंट के लिए हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फार्म फैक्टर। तो फार्म फैक्टर का जो फार्म फैक्टर है दोस्तों वो क्या है, वही सेम आपके जो प्रत्यावर्ती राशि है वोल्टेज और करंट दोनों के लिए ही। उसमें क्या होगा, जो आपके आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू जो है, दोनों के अनुपात को हम कहते हैं फार्म फैक्टर। तो फार्म फैक्टर हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, हमने IRMS अपॉन IAV लिया फॉर करंट के लिए, IRMS अपॉन IAV लिया। तो IRMS की वैल्यू हमें पता है I मैक्सिमम इंटू 0.707 थी और IAV जो हमने निकाला था वो हमने निकाला था AC राशि के अर्ध चक्र के लिए, पूरे एक चक्र के लिए नहीं, अर्ध चक्र के लिए। तो उसकी वैल्यू हमारी आई थी I मैक्सिमम इंटू 0.637, ये वैल्यू आई थी हमें। तो हम इन दोनों को रखेंगे तो I मैक्सिमम से I मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0.707 डिवाइडेड बाय 0.637 इक्वल्स टू हमारा जो फार्म फैक्टर है वो निकल करके आएगा 1.11। तो इसी तरह से वोल्टेज के लिए भी हम लोग जो निकालेंगे फार्म फैक्टर वो सेम प्रोसेस से निकलेगा और वही सेम इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज होती नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक को मैं जल्दी लेकर के आऊँगा आपके लिए। जो हमारा अगला टॉपिक है वो होगा फेज, इन फेज और आउट फेज जैसी राशियों के बारे में बताएंगे। इसमें लीडिंग लैगिंग क्वांटिटीज़ क्या होती है आपके, या फिर वेलोसिटी ऑफ करंट क्या है, इन फेज राशि क्या है, आउट फेज राशि क्या है, इंडक्टेंस क्या है, या फिर प्योर रजिस्टिव सर्किट वगैरह, RLC सर्किट्स वगैरह, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। और दोस्तों, चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।